ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਓਡੀ ਪੀਸੀਓਐਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਨਮਜਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੱਛਣ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਨੇਗੇ, ਗਾਇਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਓਐਸ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, कदों तो शुरू होती है, पूरी जानकारी लेने। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि पीसीओएस है क्या, आप इसके बारे में बताएं कि बहुत सारी लड़कियां, उनको ये पता ही नहीं कि पीसीओएस है क्या, उनमें है भी या नहीं भी, उनको नहीं मालूम। पीसीओएस एक बीमारी है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्स होता है। उनमें से एक चीज़ होती है इरेगुलर पीरियड्स। इन फीमेल्स में पीरियड्स जैसे हर 28 से 30 दिन में नॉर्मली आते हैं, उनमें ये पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। 24 दिन से कम में बार बार पीरियड्स आना या 35 दिन से लंबा पीरियड्स जाना, या कभी भी पीरियड शुरू होने के 1 साल के बाद के पूरे 45 ईयर्स तक पीरियड्स बंद होने तक में कभी एक बार भी 90 डेज से ज़्यादा लंबा टाइम निकल जाना बिना पीरियड्स के विदाउट प्रेगनेंसी, ये पीसीओएस की इरेगुलर पीरियड्स की साइन है। दूसरी चीज़ जो पीसीओएस में होती है वो होती है मेल हार्मोन्स का बढ़ जाना, जिनको एंड्रोजेंस बोलते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, डीएचईए, डीएचईएस। इनमें से कोई भी हार्मोन अगर बढ़ गई तो इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसे कि एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होना, कभी कभी उनके अपर लिप्स के पास, जैसे हम देखते हैं ना, काले मोटे थिक हेयर का ग्रोथ, वैसे बाल आते हैं, या फिर चिन्स पे आते हैं, जैसे ही चेस्ट पे, आर्म्स पे, अपर बैक, लोअर बैक, थाइज, कहीं भी ऐसे एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होना, मेल पैटर्न टाइप्स, वो एक एंड्रोजन बढ़ने का फीचर है। जस्ट बिकॉज ये अगर हेयर ग्रोथ नहीं हुई है डज नॉट मीन दे डोंट हैव पीसीओएस। फिर हमें उनमें ये ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं जिनसे हम एंड्रोजन्स का करेक्ट लेवल, वो कट ऑफ के अंदर है या कट ऑफ के ऊपर है, ये हम जान पाएँ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पीसीओएस में होती है उनकी ओवरीज़ का साइज़, ओवरीज़ का वॉल्यूम, और ओवरीज़ में कितने अंडे हैं, कितने फॉलिकल्स हैं वो। तो इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड बहुत ही आवश्यक है। तो आपने बताया कि आपकी डॉक्टरी लैंग्वेज में है, आपको मालूम है। एक जो आम लड़की है उसको ये चीज़ ठीक है, उनका इरेगुलरिटी हो गया तो उनको लगता है कि पीसीओएस की दिक्कत है। अदरवाइज कुछ एज भी ऐसी होती है जिसमें इरेगुलरिटी ही होती है, वो कौन सी एज रहती है? जब हमारी पीरियड शुरू होती है उसके पहले 1 साल में ज़्यादातर फीमेल्स में पीरियड से रेगुलर होना नॉर्मल होता है। 1 साल तक, 1 साल से 3 साल आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ पीरियड्स भी थोड़ा इरेगुलर होता है। साइकिल्स ऐसे 21 टू 45 डेज तक भी जाती हैं। लेकिन जब पीरियड स्टार्ट हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया, उसके बाद लगभग हर फीमेल के पीरियड्स 21 टू 45 डेज़ के विदिन का होना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपकी ये इरेगुलरिटी परसिस्ट कर रही है, उसके बाद भी अगर ये पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, या आपको एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रहा है, या बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर आपको फील हो रहा है, तो ये आपके पीसीओएस के सिम्टम हो सकते हैं। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। इनमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्योंकि इनके पीरियड्स इरेगुलर है तो इनमें एग्स की ग्रोथ नहीं हो रही होती है। एनोवुलेशन बोलते हैं इसको। एनोवुलेटरी साइकिल्स हो रही है तो इनमें प्रेगनेंसीज नहीं होती है। इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इनमें। तो इनके लिए इनको अपने हेल्थ केयर में जल्दी से जल्दी रीच करना चाहिए। मतलब ये भी एक कारण है पीसीओएस के आने वाले समय में जिस लड़कियों की शादियाँ होंगी, क्योंकि मतलब डिलीवरी, मतलब उसमें दिक्कत आ सकती है, बच्चा प्रेगनेंसी। जी, प्रेगनेंसी होने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी एक मेन कारण है। लेकिन आपने से बताया बाल आना या बाल झड़ना, अगर ये भी कारण ना हो फिर भी कई बार कोई केसेस में पीसीओएस हो सकता है, क्या है, ऐसा हुआ है पहले कभी? अगर उन्हें बाल आना या बाल झड़ना नहीं हो रहे हैं और एक्ने भी नहीं हो रहे हैं तो पीरियड्स यूजुअली उनमें इरेगुलर रहेगी। अगर पीरियड्स भी रेगुलर है और बाल की भी प्रॉब्लम नहीं है तो हमें फिर भी इनफर्टिलिटी है तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा भी हो सकता है कि एंड्रोजेंस बढ़े हों और वो अभी बाल बढ़ा पाएँ, उस लेवल के ना गए हों। तो ये हमें ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। और ओवरीज बड़ी हैं, वॉल्यूम कितनी है, अंडे कितने हैं, ये हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा, क्योंकि फिर हम उस रास्ते इनकी ट्रीटमेंट में प्रोसीड करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे खास बात ये है, आपने बताया कि इसके लक्षण ये हैं, कारण ये हैं, लेकिन ये आज ज़्यादा हमारे सामने केसेस आ रहे हैं, इनका कारण क्या हो रहा है? इरेगुलरिटी होना लेडीज़ में, फीमेल्स में क्यों हो रहा है? जैसे कहते हैं जड़ क्या है उसकी? इसकी सबसे बड़ी चीज़ है पैथोफिजियोलॉजी में ये कि उनमें ना अभी हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जितना हम पहले फिजिकली काम करते थे, लेबर करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा चलते थे, अभी फीमेल्स उतना ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल कर चुके हैं, उतना ही कम वॉक करते हैं, कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल लेबर बहुत ही कम गया है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो हमारी लाइफस्टाइल में आई है वो है फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना खाना, बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, तली हुई भुनी हुई चीज़ें ज़्यादा स्वाद के कारण ना
इस टाइप की प्रोसेस्ड फूड का लेना, अभी बिस्किट सब कुछ फ्राइड ऑयल्ड, ये जो चीज़ें हैं, चाउमिन्स, इतने ज़्यादा ऑयल इनटेक हो रहा है और फिजिकल लेबर एक्सरसाइज बहुत कम हो नहीं हो रहा है। इसी कारण इसकी सारी जो फैट और कार्बोहाइड्रेट जो सारी चीज़ें हैं वो बॉडी में डिपॉजिट होती जा रही है। ये सारे जितने एडिपोज टिश्यू बोलते हैं इसको, फैट के रूप में जो डिपॉजिट हो रहा है, ये हमारे हार्मोनल इरेगुलरिटी का एक एडिड कारण है। इसमें आप डेली चेकअप करते हैं, ज़्यादा एज कौन सी आ रही है? जैसे 21 से लेके 40 तक कौन सी फीमेल ज़्यादा हैं इस बीमारी से ग्रस्त होती जा रही हैं, या आने वाले समय में आपको लगता है कि इतनी एज में मतलब मोस्टली इनको हो रहा है? 20 to 30 ईयर्स में सबसे ज़्यादा मिलता है ये हमें, सबसे सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं है, बट ये है कि उससे पहले की फीमेल ज़्यादातर प्रेजेंट नहीं करती हैं। उन्हें पहले शुरू में पीरियड स्टार्ट होने के बाद लगता है, शुरू के पीरियड्स तो इरेगुलर होते हैं 3 साल तक, उसके बाद उन्हें लगता है कि अभी धीरे धीरे रेगुलर हो जाएंगे, बट बाय द टाइम दे क्रॉस 20 एंड यूजुअली उनकी शादी होती है और फिर प्रेगनेंसीज प्रॉब्लम्स होती है, उस समय पे ये सबसे ज़्यादा हमें प्रेजेंट करते हैं। तो उस टाइम इज़ द करेक्ट टाइम कि हम स्टेप लें, हम इसे कंट्रोल करने के लिए वर्क करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट इंप्रूव करें, पीसीओएस कंट्रोल करें, फर्टिलिटी नॉर्मली कंसीव कर पाएंगे फिर हम। एक मेरा खास सवाल ये है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, उनको पता चल गया, जैसे आपने बताया कि उनको इरेगुलरिटी हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, उनको पता चल गया, मालूम हो गया कि मेरे को भी ये दिक्कत है। बहुत लोग हैं जो हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, जाते ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ घर से कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा लाइफस्टाइल या कोई ऐसा सुझाव जो वो घर पे अपना सके? ठीक है, अदरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेना ही चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए कुछ ऐसा लाइफस्टाइल जो आप बताना चाहें कि अगर वो फॉलो करें तो वो चीज़ कम हो सकती है, सही हो सकते हैं वो? हाँ जी, इनमें सबसे पहली चीज़ होगी फिजिकल एक्सरसाइज की। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमें बंद करनी पड़ेगी, हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कितना एक्सरसाइज करें। तो अभी हम एक्सरसाइज को यूजुअली 2 भागों में डिवाइड करते हैं, मॉडरेट और विगरस एक्सरसाइज। तो अगर हम आराम आराम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत विगरस नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम हमें 1 आवर 60 मिनट्स डेली करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक। और अगर हम विगरस करें तो एटलीस्ट 30 मिनट्स ज़रूरी है 5 टाइम्स अ वीक। अगर हम इतनी एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं तो हमारा वेट कंट्रोल होगा। और इसके अलावा फिर हमें अपने डाइट कंट्रोल करना होगा, सारी प्रोसेस्ड फूड्स हमें बंद करनी होगी। जितनी एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं इसको, जितनी भी एम्प्टी कैलोरीज की चीज़ है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है, किसी भी शुगर एडेड डाइट जो भी हम लेते हैं, जूस पी रहे हैं खुद से बना करके चीनी डाल करके, वो चीज़ें हमें शुगर अवॉइड करनी होंगी। इसके अलावा जितनी प्रोसेस्ड फूड हम ले रहे हैं वो हमें कम करने होगी। जितनी फ्राइड चीज़ें हैं वो हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी। डेयरी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये अगर हमने टोन्ड का आविष्कार इसीलिए हुआ है कि उसमें इतना ज़्यादा फैट है, अगर हम उस फैट को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, इससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें हर एंगल से फैट कंट्रोल करने के लिए वर्क करना है, डाइट में भी, एक्सरसाइज पे भी। मेरा एक सवाल ये, अगर किसी फीमेल में ये चीज़ चल रही है, उनको क्या आने वाले समय, प्रेगनेंसी तो एक पार्ट रह गया अलग से है, कोई और इश्यूज भी हो सकते हैं अगर लगातार किसी फीमेल में आ रहे हैं? जैसे कभी कभार बहुत फीमेल्स को एक खतरा भी, मतलब डेथ का खतरा भी हो सकता है, मैं नहीं कहता हो, लेकिन ये चीज़ ट्रीटमेंट है, मेडिकल है, तो बॉडी है, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, क्या है ऐसा सिस्टम? हाँ जी, ऐसा है। जो पीसीओएस फीमेल्स होती है, क्योंकि इनमें हार्मोन इरेगुलरिटी हो रही है, इसके कारण क्या होता है, देयर समथिंग कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है कि जब हमारे ये एंड्रोजेंस बढ़ रहे हैं ना, इन फीमेल्स में एक्चुअली मेल हार्मोन एंड्रोजेंस बोलते हैं, जब ये एंड्रोजेंस बढ़ते हैं ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स करते हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम ये होती है ये एंड्रोजन बढ़ने से कि ये हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है कि हमारी शरीर में जैसे ग्लूकोज गया और नॉर्मली हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करी, तो ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर चली जाती है। रेजिस्टेंस का मतलब है इंसुलिन के प्रेजेंस में भी वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगी, वो रेजिस्टेंट हो गई है, ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं एंटर करने दे रही है, इंसुलिन का उन पर असर नहीं हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस अगर आएगी तो इससे हमारे शुगर लेवल्स बढ़ेंगे, धीरे धीरे उन्हें ग्लूकोज बढ़ने की इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं, जो बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन पेशेंट्स में शुगर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की रिस्क ना, हार्ट की बीमारियों का रिस्क वो भी बढ़ जाता है। और तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनमें क्या होती है, इनमें मानसिक तनाव होती है, डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है। ये औरतें साइको सोशल प्रॉब्लम से गुजरती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इनकी कठिनाइयों को समझ नहीं पाते। और चौथी बहुत ही अहम प्रॉब्लम जो इनमें होती है वो है एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क। ये क्यों होता है? क्योंकि इनके पीरियड्स इरेगुलर है। हमारी बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो ऐसे बनी है कि हर महीने उसे शेड होना चाहिए। तो अगर वो शेड नहीं हो रही है, इनके साइकिल्स डिले हो रहे हैं, 45 डेज 50 डेज ऐसे बार बार ऐसे हो रही है, हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशंस बोलते हैं, ऐसे कंटिन्यूसली अगर बार बार हर महीने ऐसे हो रहा है और वो पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और वो मेडिकल हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे बारंबार होने से इंडोमेट्रियम के अंदर वो बार बार जमा होने के कारण कैंसर में कन्वर्ट होने का रिस्क रहता है। माय लास्ट क्वेश्चन इज, अगर किसी को इशू है
तो कितने टाइम का ट्रीटमेंट है उसमें ठीक हो जाएंगे वो? महीने का, 2 महीने का या 15 दिन का? ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है मेनली। दवाइयाँ हैं जैसे हम मायोनोस्टॉल, मेटफॉर्मिन, ये सब कुछ उनको हेल्प करने के लिए दे सकते हैं। डाइट कंट्रोल आवश्यक है, एक्सरसाइज आवश्यक है। बाकी उनको योगा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अपने मेंटल हेल्थ पे वर्क करना चाहिए ताकि उनके जितने एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब कंट्रोल हो। लेकिन क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट अपना लाइफस्टाइल चेंजेस है, जो कि चेंज होना है, एक ड्यूरेशन की बात नहीं है, वो हमें परमानेंटली चेंज करना पड़ेगा। फिर भी अगर हमें ड्यूरेशन सोचना है तो ये नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरीज पे डिपेंडेंट है। तो हम ज़्यादातर ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट जब तक पीरियड्स बंद ना हो तब तक तो डेफिनेटली हमें पूरी मेहनत से इस पर वर्क करना ही पड़ेगा। सो मैम, जिन फीमेल्स को PCOS या PCOD, PCOC की बीमारी है, वो प्रेगनेंसी में प्लान करना चाहते हैं, तो उनको तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या वो प्रेगनेंसी हो पाती है उनकी, नहीं हो पाती? उनमें प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि PCOS जो है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि एनोवुलेशन बोलते हैं इसको, जिसका ये मतलब होता है कि उन महिलाओं में अंडे हर महीने जैसे बन के फूटने होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए उन्हें हेल्थ चेकअप के लिए आना पड़ेगा, जिसमें हम प्रोसीजर्स करके, इलाज दे करके, उनके अल्ट्रासाउंड्स करके, टैबलेट्स दे करके उन अंडों को बनाएंगे। उन अंडों को उसके बाद हम लोग मतलब प्लान करके, फर्टिलाइज करके प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। अगर हम ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से उनकी प्रेगनेंसीज नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो सिर्फ टैबलेट से उनमें अंडे नहीं बन पाते हैं। फिर हमें उनमें कुछ इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं उन अंडों को बड़ा करने के लिए, सो दैट फर्टिलिटी इज अचीव्ड। मतलब ये है मेडिकल के पास आज के समय में ये आ गया है समाधान कि वो अगर टैबलेट से नहीं होता तो इंजेक्शन के ज़रिए वो प्रेगनेंसी हो पाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि होगी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी हो पाती है, जस्ट दैट हमें थोड़ा सा पेशेंस से, क्योंकि PCOS है तो उनमें बहुत बार रेजिस्टेंट ओवरीज भी होती है जो रिस्पॉन्ड नहीं करती है लो डोज टैबलेट से। तो 1 साइकिल, 2 साइकिल, कभी कभी 3 साइकिल तक भी जाना पड़ता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रेगनेंसीज नहीं होंगी, होंगी ज़रूर। भरोसा रखना है, अपना पेशेंस रखना है और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया खास बातचीत के लिए। सो बिल्कुल जिन्ना लोगों ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ PCOD, PCOS ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਅਪਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਸਥ ਰਹਿ ਸਕੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗਰਗ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।